चलिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी देखे हैं, है ना। और न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन भी आ सकता है उसका, कि जैसे किस में ज्यादा रेट होगा, किस में कम रेट होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग SN2 कंप्लीट पढ़ लिए, SN1 पढ़ लिए, है ना। और SN1 के बाद अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है थोड़ा सा देखे हैं, है ना। और न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बात कर रहे थे कि कौन न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियोफाइल, है ना। जरा एक बार देखा जाए, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, है ना। लिखिए, which of the following है ना have higher rate of SN2 reaction, which of the following have higher rate of SN2 reaction, ठीक है। जरा अगर देखा जाए इसमें, जैसे मान लो अगर पहला हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ ले लिया है, यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है प्लस इसका रिएक्शन अगर हम लोग Br माइनस के साथ करा रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट में सेम लीविंग ग्रुप है और इसका रिएक्शन हम लोग I माइनस के साथ करा रहे हैं, दिस इज सेकेंड, और ये रिएक्शन कराया जा रहा है इन इथेनॉल, ठीक है। तो आप सवाल समझिए, जैसे ये ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, और इसमें पूछा जा रहा है कि इस सबस्ट्रेट का Br माइनस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और सेम सबस्ट्रेट का I माइनस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग इथेनॉल लिए हुए हैं, तो किस में ज्यादा रेट होगा, है ना, SN2 का, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ ले लिया, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने Br माइनस, सॉरी Br, और यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करा दे रहे हैं, मान लीजिए किसी एक रिएक्शन से I माइनस ले लिया, और यहाँ पे Br, और यहाँ पर हम लोगों ने Cl माइनस ले लिया, और ये रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, है ना, मान लीजिए DMF में, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई, ए पार्ट में 1 और 2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN2 के लिए, और बी पार्ट में 1 और 2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN2 के लिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए फटाफट। तो अब ये क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन सिंपली न्यूक्लियोफिलिसिटी पर आ गया है ना, क्योंकि वही डिफरेंस और कहीं डिफरेंस नहीं है, तो उसको फटाफट करिए। तो अगर इथेनॉल में करा रहे हैं, इथेनॉल मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अब सबस्ट्रेट तो सेम है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस, पता है अपने को, बिगर द आयन बेटर द न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप होते हैं तो क्या। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर सेकेंड रिएक्शन का रेट फर्स्ट रिएक्शन से ज्यादा होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। बोलो, ये क्वेश्चन बन गया। अगर सेम वही क्वेश्चन है, इस बार DMF में करा रहे हैं आप, है ना, और इस बार सेम सबस्ट्रेट है, रिएजेंट I माइनस है और Cl माइनस है, तो यहां पर भी जो सेकेंड वाले का रेट है वो फर्स्ट वाले से SN2 के लिए ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट जो है ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में Cl माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन I माइनस, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ कुछ बातें हैं, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा इस तरह का एप्लीकेशन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन जरा लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following gives same product with SN1 as well as SN2 mechanism, है ना, same product with SN1 as well as SN2 mechanism। ठीक है, चलो समझा जाए। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही इस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक ये भी बनता है इसमें, वही अपने को एक बार है ना समझ लेना है। ठीक है, which of the following gives same product in SN1 as well as SN2 mechanism। ठीक है, अब देखो सवाल एक बार समझ लो, है ना, वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन देखो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कोई ऐसा रिएजेंट ले लिया गया है ना, और इसको एक बार SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करा रहे हैं, एक बार SN1 से करा रहे हैं, तो दोनों में सेम प्रोडक्ट बने, मतलब सेम जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो, है ना, तो उस तरह का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो दोनों मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट देगा, तो जरा सोचा जाए। तो देखो अगर इसमें SN2 कराओगे तो SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो यहीं पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इसी कार्बन पर। लेकिन अगर SN1 कराओगे तो ये बाहर जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर इस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो उस केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ ये SN1 और SN2 से अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, समझे बात, और पूछा जा रहा है कि कौन सा सेम बनाएगा, तो ये नहीं होगा आंसर। इसकी बात करें तो SN2 तो सिंपल रीअरेंजमेंट नहीं होना है, तो SN2 तो इसी कार्बन में होगा, लेकिन अगर SN1 हुआ और यहाँ कार्बोकेटाइन बना तो शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, तो ये भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया। इसकी बात करें तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कहीं रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में है, और SN2 तो डायरेक्ट यहीं पर होगा ही, तो ये अपना ऐसा रिएक्टेंट है जो सेम प्रोडक्ट बनाएगा SN1 एज वेल एज SN2 कंडीशंस में। ठीक है, उसी तरह से इसकी बात करो, देखो जरा, है ना, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस है, ये दिमाग लगाइए। इसमें डी वाले में, तो डी वाले में क्या SN1 SN2 से सेम प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। SN2 पे तो यही बनेगा, और SN1 में जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां कार्बोकेटाइन आ जाएगा। बोलो जरा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। इसकी बात करें तो इसमें SN2 पे यही आएगा, और SN1 में भी जब कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो ये हाईली स्टेबल है, तो भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मान लो मैं इसमें SN2 करा रहा हूँ, है ना, अगर इसमें SN2 करा रहा हूँ, है ना, OH माइनस के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। और अगर आप इसमें SN1 करा रहे हैं, है ना, OH माइनस के साथ, तो यहाँ पे ही OH आएगा, मतलब प्रोडक्ट सेम मिलेगा, है ना, स्ट्रक्चरली प्रोडक्ट सेम मिलेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इन्वर्जन मिलेगा और यहाँ पर रेसिमाइजेशन मिलेगा। स्टीरियो में नहीं पूछ रहा, है ना, आपको जब भी ये पूछ रहा है अगर स्टीरियो स्पेसिफिकली जब यहाँ बना नहीं है तो फिर हम लोग सोचेंगे नहीं, अगर यहाँ बना होता तब हम लोग वो बात सोचते। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इस ब्रोमीन का बना होता कि अबव है या बिलो है, तब हम लोग ये बात सोचते, नहीं तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, स्ट्रक्चरली सोच रहे हैं। तो अगर हम लोग SN1 करा रहे हैं तो यहाँ पे ही आएगा क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर जब यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा और जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसके रेजोनेंस वाला भी तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर भी तो ये OH आ सकता है। तो अगर मान लो यहाँ आ जाए बच्चे,
ये हो जाए, तो क्या ये और ये सेम नहीं है? तो भी तो सेम है। समझ के बाद ना? हाँ, डिफरेंट अगर होगा तब फिर बात अलग होगी, तब फिर इसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर क्योंकि ये दोनों सेम है तो SN1 SN2 सेम ये भी दे देगा। तो और आंसर विल बी C एंड E। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसमें यही सोचोगे कि SN2 में तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, SN1 में रीअरेंजमेंट ना हो, या अगर हो भी तो सेम ही प्रोडक्ट मिले, है ना? चलिए, अब SN1 और SN2 आप बढ़िया से रिवाइज कर रहे होंगे, इनकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे आप बढ़िया से रिवाइज कर रहे होंगे और कर लिए होंगे, है ना? क्योंकि ये E1 E2 जितना ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ना, और इसको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब डिफिकल्ट पार्ट है, इन सब में फंसाया जाता है, इन सब में ज्यादा सवाल बन सकते हैं, है ना? और जहां ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी बातें हैं जहां ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां फंसाया जा सकता है और जो कंप्लीट अपने एनसीईआरटी के परव्यू के अंदर है, तो ऐसी जगहों पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और वहीं पे निगेटिव करके ज्यादातर लोगों को उन्हीं क्वेश्चन से एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है ना? तो ऐसी बातें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हाँ, अब एक बात यहां समझते हैं। चलो, when will SN1 और SN2 takes place? ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग बात शुरू करते हैं यहाँ पर कि SN1 और SN2 दोनों हम लोग अलग अलग पढ़ लिए, है ना? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यार एक गिवन सबस्ट्रेट होगा, एक गिवन रिएजेंट होगा, एक गिवन सॉल्वेंट होगा और हमको प्रोडक्ट लिखना होगा, तो हम कौन से मैकेनिज्म से प्रोडक्ट लिखेंगे? क्योंकि दोनों मैकेनिज्म की कुछ कुछ बातें अलग अलग हैं और दोनों से अलग प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग उस पर अब बात करने जा रहे हैं। जैसे मानो एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं कि देखो दिक्कत क्या है। जैसे मान लीजिए अगर एक ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है और अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आए और वहां लिखा है एक्वस KOH, है ना? एक्वस मतलब वाटर, KOH ऐसा लिखा रहे और मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा हो, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट बना के मेजर कह दूंगा और वो सही होगा। ठीक है, और ये हुआ है, ऐसा ही प्रोडक्ट बना है और ये सही है, इसका मतलब यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो SN2 हो रहा है। अगर यहां पर एरो पर मान लो H2O लिख दिया और अब अपने से मान लो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इस बार मैं इसका आंसर जो करूंगा मैं ऐसा करूंगा, मैं ये प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और ये दोनों, है ना, यहां पर अबव और बिलो दोनों आ रहा है। समझ गए बात? मतलब इस केस में मैंने कार्बोकेटाइन बनाया है और अबव और बिलो दोनों अटैक कराया है, मतलब ये मैंने SN1 से इसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेगा कि एक सबस्ट्रेट दिया होगा, एरो पर कुछ लिखा होगा, आपको मेजर बताना होगा, तो इधर आप ये बनाएंगे या ये दोनों बनाएंगे, है ना? और ये बात आपको अब पता होनी चाहिए कि कहां पर SN2 होगा या कहां पर SN1 होगा, और यही बात हम लोग यहां पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो दरअसल ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये सेकेंडरी है और सबसे ज्यादा दिक्कत SN1 वर्सेस SN2 में, मतलब कौन सा मैकेनिज्म होगा, सबसे ज्यादा दिक्कत सेकेंडरी में ही है ना? जरा मैं समझाऊं आपको। देखो आपको मालूम है कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो उसमें हिंड्रेंस कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा तो SN2 का रेट ज्यादा होगा, नहीं? और अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो उसमें कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बनेगा, बोलो भाई, तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बनेगा तो उसमें रेट ऑफ SN1 कम होगा। टर्शरी अगर है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता क्योंकि हिंडर्ड होता है, तो वहां पर SN2 का रेट सबसे कम होगा।
और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनेगा तो SN1 का रेट बहुत ज्यादा होगा। मतलब अगर प्राइमरी और टर्शरी है अल्काइल हैलाइड तब तो बात अपने को रफली समझ में आती है कि प्राइमरी है या मिथाइल हैलाइड है तो SN2 है, टर्शरी है या कोई हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है तो वहां पर SN1 है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। सेकेंडरी में क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका कार्बोकेटायन भी ठीक ठाक स्टेबल है इसलिए SN1 भी हो सकता है, और इसमें क्योंकि हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए SN2 भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली एक ऐसी यही चीज देखी गई है ना। साइंटिस्ट लोगों ने रेट लॉग ऑफ रेट का ग्राफ बनाया है ना वर्सेस टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड वर्सेस टाइप्स ऑफ एल्काइल। जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये वाला टर्शरी है और ये मिथाइल ब्रोमाइड है। तो उन्होंने लॉग ऑफ रेट वर्सेस टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड का ग्राफ बनाया तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया है ना कि ये वाला जो ग्राफ मिला उनको वो SN2 के लिए मिला। मतलब SN2 के लिए जो रेट है वो मिथाइल के लिए सबसे ज्यादा है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर टर्शरी है ना। और जब उन्होंने SN1 का ग्राफ बनाया तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा कुछ रेट लॉग ऑफ रेट वर्सेस ये ऐसा मिल रहा है ना। मतलब प्राइम मिथाइल के लिए जो SN1 का रेट है वो ऑलमोस्ट 0 को टच कर रहा है, मतलब नहीं हो रहा है, और टर्शरी के लिए SN2 ऑलमोस्ट 0 को टच कर रहा है, ऑलमोस्ट नहीं हो रहा है। प्राइमरी के लिए SN1 का रेट कम है, SN2 का रेट ज्यादा है ना। टर्शरी के लिए SN2 का रेट कम है, SN1 का रेट ज्यादा है। सेकेंडरी के लिए जो है वो लगभग दोनों का मैकेनिज्म यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब सेकेंडरी के लिए SN1 एंड SN2 बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वली रिएक्टिव। मतलब सबस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बातें ये हैं सबस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी खुद डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो किस मैकेनिज्म से जाएगा। मतलब अब अपने को कुछ और देखना पड़ेगा। जैसे अगर अपने पास मिथाइल है, अगर अपने पास प्राइमरी है तो हम श्योर हो सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर SN2 टाइप है ना। लेकिन अगर टर्शरी है तो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं है ना कि इट मे बी इट शुड बी SN1 टाइप, SN2 तो नहीं होता यहाँ पर। लेकिन सेकेंडरी है तो फिर यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, रिएजेंट भी देखना है। समझ के बाद तो अब हम लोग इस विषय पे आगे बढ़ रहे हैं कि कब SN1 सोचेंगे और कब SN2 सोचेंगे। इतनी बात क्लियर हुई सबको। ये सवाल और जो सबस्ट्रेट को लेकर जो रेट है वो किस तरह से वैरी कर रहा है ये हम लोग बात इस तरह से कर रहे हैं। समझ के बाद चलिए इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलो समझाते हैं कुछ। इसको समझ में आ गया सबको ना, बना लिया है। ठीक है, देखो ऐसा तो अगर हम लोग बात करें कि SN1 मैकेनिज्म कब फेवरेबल होगा तो पहला कंडीशन अगर हम लोग देखें है ना कि कब SN1 फेवरेबल होता है तो सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर अपने पास है। अभी हम लोग नॉर्मल एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइल एलाइल इन सब की बात हम लोग करेंगे। अभी नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात कर रहे हैं। जो एकदम फंडामेंटल बातें हैं वो पहले क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद इससे अपने आप वो आप समझ जाओगे है ना। तो देखो SN1 कब फेवर होगा कि जब सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो और प्लस क्या हो है ना सॉल्वोलिसिस कराया जा रहा हो। सॉल्वोलिसिस हम लोग पढ़े हैं, सॉल्वोलिसिस इन SN1 याद आ रही है बात है ना। तो अगर सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और साथ में सॉल्वोलिसिस करा रहे हो तो SN1 होगा। मतलब सेकेंडरी या टर्शरी है और एरो पर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं है। वाटर लिख दिया, इथेनॉल लिख दिया, मिथेनॉल लिख दिया, एसिड लिख दिया, समझ के बाद ना जो बताए थे उसको भूलना नहीं उसको। तो अगर ऐसा है तो SN1 होगा।
ठीक है। दूसरी बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, है ना, इसमें भी SN1 फेवरेबल होता है। मतलब एक ये तो कंडीशन है ही, एक ये कंडीशन हम अलग से बात कर रहे हैं कि अगर कोई लुईस एसिड है, LA क्या लुईस एसिड है ना, तो भी SN1 फेवर्ड होगा। जैसे देखो, मान लीजिए अपने पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, दिस R पार्ट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। ये R पार्ट जो है ये इनमें से कोई हो, लेकिन अगर सॉल्वेंट जो एरो पर AgNO3 एक्वस लिख दिया है, तो यहां पर ये जो Ag+ है ना, ये Ag+ जो अपना लुईस एसिड होता है, तो ये लुईस एसिड किसी भी हैलोजन को इमीडिएटली कोऑर्डिनेट कर लेगा, इसको यहां से बाहर कर देगा। याद कीजिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, वहां AlCl3 लुईस एसिड लेते थे, तो वो लुईस एसिड हैलोजन को बाहर करके कार्बोकेटायन बना देता था। वैसे ही यहां पर ये हैलोजन को बाहर करके कार्बोकेटायन बना देगा और AgX जो है अपना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन क्यों बना यहां पर, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। देखो टर्शरी या सेकेंडरी में तो बनता ही है ना, वो तो SN1 को फेवर करता ही है, लेकिन प्राइमरी भी अगर यहां पर होगा तो भी ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर लुईस एसिड के प्रेजेंस में कार्बोकेटायन का जो ये स्टेबिलिटी है ना, ये ड्राइविंग फोर्स नहीं, ड्राइविंग फोर्स इसमें जो AgX का प्रेसिपिटेट होना है। क्योंकि याद करिए हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं रिएक्शन के, है ना, कि अगर वो हो जाएं तो रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना देते हैं या रिएक्शन को फीजिबल बना देते हैं। जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, जैसे प्रेसिपिटेशन होता है ना, कोई गैस एस्केप कर जाए तो उसको स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका प्रेसिपिटेट बनना इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्रोसेस, नॉट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अदरवाइज इस केस में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ही तो देख रहे हैं, इस प्राइमरी यहां क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि प्राइमरी में ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, लेकिन यहां पर ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो या ना हो, ये बनना इसको ड्राइव कर रहा है। समझ गए? तो ये दोनों फैक्टर हो गए जो SN1 को फेवर करते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कोई भी टाइप का अल्काइल हैलाइड होगा, अगर लुईस एसिड है तो SN1 होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ। अच्छा, अगर हम लोग SN2 की बात करें, SN2 की, तो SN2 के लिए अगर अपने पास प्राइमरी है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ना, टर्शरी में तो ये होता ही नहीं है ना, और प्लस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर अपने पास है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 फेवर होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो इन जनरल कोई भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, समझे बात, इन जनरल कोई भी अगर न्यूट्रल, सॉल्वोलिसिस मतलब क्या, न्यूट्रल, समझिएगा बात को ना यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज तो होगी, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल। ठीक है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी हो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो SN2 होगा। अब देखो यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा जो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना, है ना, वैसे तो आपको अभी कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि सर कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं ले सकते क्या, है ना, ले सकते हैं, सभी नेगेटिवली चार्ज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट समझिए few of them are stronger base also। क्या कुछ क्लिक किया है ना, बेसिकली मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, मैं क्यों एग्जांपल आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का देना चाह रहा हूं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है ना, वो SN2 कराएंगे श्योर, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स जो कि स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, है ना, और उनका टेंडेंसी, अब वो SN2 कराने का भी टेंडेंसी हो सकता है या वो एलिमिनेशन भी करा सकते हैं। क्या, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एलिमिनेशन कराता था E2 मैकेनिज्म, याद करिए। तो अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो हम लोग सिर्फ SN1 और SN2 को डिवाइड कर रहे हैं,
आगे चल के हम लोग SN1, SN2, E1, E2 सबको डिवाइड करेंगे। तो पहले एक एक करके समझ लिया जाए, पहले है ना छोटा कन्वर्जन कर लिया जाए, 1 SN1 और SN2 क्या होता है, कैसे होगा। फिर हम लोग जब ये सीख जाएंगे तो वो बात समझनी ज्यादा आसान होगी। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, जो आपको ध्यान रखना होगा ना। जैसे CN माइनस जो होता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। इन जनरल जो बिगर आयन होते हैं, बड़े आयन, बिगर आयन, हाईली पोलराइजेबल आयन है ना, वो इन जनरल वीक बेस होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर से बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों बातें आ रही है ना, उस पर भी मैं बात करूंगा अभी, है ना। अभी सही समय नहीं है, अभी पहले ये बात समझ ली जाए, पहले इसको कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन पहले करना सीख जाए, है ना। सब चीज एक साथ कंफ्यूज करेगी। जो बिगर आयन होते हैं, हाईली पोलराइजेबल आयन होते हैं, डीलोकलाइज्ड आयन होते हैं, है ना, वो रिलेटिवली वीकर बेस होते हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे साइनाइड आयन है, HS माइनस है, सल्फर का साइज बड़ा है ना। जैसे I माइनस है, जैसे Br माइनस है ना, जैसे RS माइनस है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें RCOO माइनस है, डीलोकलाइज्ड आयन है ना। जैसे PHO माइनस है ना। जैसे OH माइनस है एक्वस में, है ना। तो ये सब जो स्पीशीज हैं, है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे, मतलब हाईली, है ना, पोलराइजेबल बिगर आयंस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ध्यान रखिए, आगे हम लोग और इसमें भी डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैसे कोई स्ट्रॉन्ग बेस बोल दे रहे हैं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल दे रहे हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है, बेस पे भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है। तो सर कब हम किसी को बेस बोलेंगे, कब हम किसी को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, बात आ रही है समझ में। तो इसमें भी बाइफरकेशन है कि कब कोई स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होता है, कब कोई स्पीशीज बेस होता है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग इसको सिर्फ आप ध्यान रखिए, अभी इसी से होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर प्राइमरी या सेकेंडरी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अपना SN2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, दोनों बात समझ में आ गई सबको, दोनों चीजें लिख लीजिए पहले, फिर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझाते हैं कैसे क्या हो रहा है, कैसे SN1 होगा, कैसे SN2 होगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो पहले। कर लिया है, चलो देखो, जैसे मान लो ये ले लिया और इसका रिएक्शन लेटस से करा रहा है किसके साथ, KCN माइनस एक्वस। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा है ना, ये क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दे दिया है और KCN माइनस एक्वस दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किस मैकेनिज्म से यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, अब कैसे देखेंगे यहाँ पर, कैसे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, व्हाट इज द अप्रोच। हमने बातें तो पढ़ ली, लेकिन अब अप्रोच, अब कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले हम लोग क्या चीज देखेंगे, सबस्ट्रेट देखेंगे हमेशा। सबसे पहले क्या देखोगे, सबस्ट्रेट देखोगे। सबस्ट्रेट से 50% आइडिया लग जाएगी कि क्या होने वाला है, कुछ केसेस में 90% आइडिया लग जाएगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ टर्शरी होता तो क्या कभी SN2 सोचते, नहीं सोचते, तो हम लोग SN1 ही बनाते। समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पे प्राइमरी होता तो क्या SN1 सोचते, नहीं सोचते, क्योंकि प्राइमरी में तो SN1 नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है, वही RDS होता है। बोलो भाई, तो क्योंकि यहाँ सेकेंडरी है और सेकेंडरी में ही दिक्कत है, क्योंकि वही दोनों का रेट बराबर होता है, तो क्योंकि ये सेकेंडरी है तो ये बात डिसाइड हो गई। 50% हम लोग को समझ में आ गया कि यार SN2 SN1 50-50% चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसके बाद तुरंत सॉल्वेंट देख लेते हैं। ठीक है, या पहले ही कुछ लोग सॉल्वेंट देख लेते हैं, वो काम नहीं करना है।
है ना, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं ना कि SN2 is favored in polar aprotic solvent and SN1 is favored in polar protic solvent। तो वो फेवर्ड की बात है, इसका मतलब ये लिखवाया था नीचे लाइन की, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें नहीं होगा। समझ के बाद ना, तो सॉल्वेंट जहां भी आप पहले देखे गलत कर दोगे। आपको क्या देखना है, आपको पहले सबस्ट्रेट देखना है और अब आपको रिएजेंट देखना है। रिएजेंट के बाद भी आंसर ना मिले तब आपको सॉल्वेंट देखना है हर केस में। तो मैंने ये देखा कि ये सेकेंडरी है, फिर मैंने ये देखा कि ये साइनाइड आयन है और साथ में एक्वस मतलब वाटर भी है। मतलब साइनाइड आयन है, SN2 भी करा सकता है और वाटर भी है तो SN1 भी करा सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट ले लिया है। सर किसको कराया जाए? तो यहां पर अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिल गई, अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल गया, तो आप SN2 ही कराओगे। क्यों भाई? यहां पर ये अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, मैकेनिज्म विल बी SN2। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 ही कराओगे। बोले क्यों सर, SN1 भी तो करा सकते हैं। सर वाटर तो ढेर सारा होगा, ये कार्बोकेटाइन बना दे तो वाटर बना। ठीक है, चलो मान लीजिए कि मैं SN1 करा रहा हूं इसमें। यहां पर बात समझो, यहीं पर बात क्लियर होगी। मान लीजिए कि हम लोग ये स्पीशीज रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर SN1 कराने जा रहे हैं। ऐसा ही ना होगा, SN1 ऐसे ही होगा ना। चलो, तो जब ये निकल रहा है, ये SN1 हो सकता है, ठीक है मान ली। अब इसको मैं गलत प्रूव कर रहा हूं, क्यों ये नहीं हो सकता इसके प्रेजेंस में। समझो बात, ये है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। बस आप इतनी बात बताओ कि क्या इस पार्शियल पॉजिटिव पे CN का डायरेक्ट अटैक हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि SN2 तो देगा ही, सेकेंडरी है। ठीक है, हो सकता है। अब ये कार्बोकेटाइन यहां बनाए, फिर कार्बोकेटाइन पे वाटर का अटैक हो, तो ये प्रोसेस हो रहा है SN1 के लिए। तब तक जो एक ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज यहाँ पे पड़ी हुई है, वाटर तो न्यूट्रल है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, साइनाइड नेगेटिव चार्ज है, तब तक ये क्या करेगा जरा मुझे बताओ। जरा सोचो कि जब ये SN1 से जा रहा होगा, तब तक ये साइनाइड आयन शांति से कोने में खड़े होकर ये सब देख रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है, कार्बोकेटाइन बन जाने दो, फिर वाटर को अटैक कर जाए, अभी हम बैठे हैं आराम से। क्या हो रहा होगा सोचो। आप सोचो ना, रिएक्शन वेसल में जब एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, तो वो इसको इतना मौका देगा कि ये कार्बोकेटाइन बनाए फिर वाटर से रिएक्ट करे। भाई पहले ही अटैक कर जाएगा। क्लियर बात। तो इस वजह से अगर सेकेंडरी है और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तब SN1 मत सोचो, तब SN2 ही होना है। फिर समझ के बाद ना, अगर सिर्फ वाटर होता, यहां पर KCN नहीं होता, सिर्फ वाटर होता, तब SN1 होता, क्योंकि वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों है वाटर? क्योंकि न्यूट्रल है। पढ़े हम लोग कल न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो इसका डायरेक्ट अटैक इस पर पॉसिबल नहीं है। समझ के बाद ना, नहीं तो वाटर फिर हर जगह किसी भी सब्स्टिट्यूट पर, सबस्ट्रेट पर अटैक करके उसको बाहर करता नहीं। तो क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, उसको कार्बोकेटाइन चाहिए, है ना। इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 के लिए चाहिए होता था आपको, है ना। SN2 के रेट में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन होता है। समझ के बाद, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, हाई कंसंट्रेशन में हो, तो अच्छा रेट होगा, अच्छा SN2 होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, है ना। अब एक चीज और समझा जाए, जैसे मान लो इसको लिख ही लिया है सब लोगों ने, है ना, ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो। फिर एक आध क्वेश्चन और जरा करो तो। ठीक है, देखो जरा, मान लो अगर ऐसा है,
ठीक है, जरा ये तीनों का प्रोडक्ट एज वेल एज किस मैकेनिज्म से जाएगा ये रिएक्शन, ये आप थोड़ा एक बार प्रेडिक्ट करिए। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उतना रिवाइज करके उतनी बातों को समझ के आप एक बार जरा प्रेडिक्ट कीजिए। हो गया होगा? तो पहले वाले का प्रोडक्ट बना दिए होंगे ना, ये ऐसा करके यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनता है तो शिफ्ट होगा, मतलब मैं फाइनल यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना दूंगा यहाँ पर ऐसा बना दूंगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो AgNO3 में नाइट्रेट आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करता, क्योंकि नाइट्रेट आयन खुद एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि HNO3 का है ना कॉन्जुगेट बेस है, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होगा, तो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होगा, तो ये अटैक इस पे डायरेक्ट नहीं करता, इसमें वाटर अटैक करता है कार्बोकेटाइन बनने के बाद। ठीक है, और तो शिफ्ट होने के बाद ही होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें ये प्राइमरी है, ठीक है, ये लुईस एसिड था तो मैं SN1 ही कराया, तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर SN1 है, ये है प्राइमरी, और यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मुझे दिख रही है। मैं सॉल्वेंट देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दिख गया और ये दिख गया, बस बात मेरा हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये सॉल्वेंट मुझे तब देखना है जब मुझे इन दोनों से आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म विल बी SN2 एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2SH। क्या अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे न्यूट्रल कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सॉल्वोलिसिस हो रहा है और ये टर्शरी है, तो बड़े आराम से यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कोई शिफ्ट नहीं होगा, इस पर आकर जुड़ेगा नहीं। मैंने पहले यहाँ पर क्या देखा, सबस्ट्रेट देखा, फिर मैंने देखा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की जगह पर सॉल्वेंट था, मतलब सॉल्वोलिसिस हो रहा है, टर्शरी है, सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक बढ़िया, कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्ट होगा, अगर होने का चांसेस होगा तो SN1 प्रोसेस होगा। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ चुके, तो समझ में आ रही है बात, अब पहचान ले रहे हो थोड़ा थोड़ा, है ना, अभी और क्लियर होगी बातें, और कुछ है ना एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, इसको नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से। फिर अब हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है भाई, और उस टेबल में हम लोग हर तरह का मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो हर तरह का मॉलिक्यूल वहां पर डिस्कस हो जाएगा कि कब कहां किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा। ठीक है, चलो, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कंपाउंड ले लिया, या कंपाउंड की जगह पर सबस्ट्रेट लिखा जाए, यहां पर सबस्ट्रेट हो गया, यहां पर है कि SN2 मैकेनिज्म होगा कि नहीं, SN1 मैकेनिज्म होगा कि नहीं। ठीक है, चलो, तो जैसे मान लो अगर मैंने ले लिया CH3F, ठीक है, तो आपको बताते चलना है इसमें SN2 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये F जो होता है हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है कि फ्लोराइड इज अ वीक या पुअर लिविंग ग्रुप, तो वहां SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, और SN1 भी यहाँ नहीं होगा, दोनों वजहों से। एक तो SN2 नहीं हो रहा यहाँ पर, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको नहीं निकाल पा रहा, तो ये अपने आप कहां से निकल जाएगा, समझ गए। और दूसरा ये वजह है कि जो यहाँ पर अगर मान लो ये निकल भी गया तो ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो मिथाइल बनेगा, मतलब अनस्टेबल टाइप का, या ये बोला जाए कि इसको कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ना तो SN2 होगा और ना SN1 होगा, क्लियर, क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। नहीं, या ये भी बोल सकते हैं कि फ्लोराइड ये पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये दोनों ही रिएक्शन यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, अगर मान लो ऐसा है, इस तरह का स्पीशीज ले लिया गया है ना, ये टर्शरी हो गया, तो इसमें SN2 नहीं होगा, इसमें SN1 होगा। कब होगा, है ना, विथ सॉल्वोलिसिस, क्या भाई, है ना, सॉल्वोलिसिस, क्योंकि टर्शरी है, सॉल्वोलिसिस कराएंगे तो SN1 हो जाएगा, या लुईस एसिड के प्रेजेंस में। क्या, अगर लुईस एसिड डाल देंगे तब तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना ही देता है, ठीक है ना, तो ये टर्शरी है तो SN2 नहीं होगा, हम बहुत श्योर है, हम लोग SN1 ही सोचेंगे। ठीक है, थर्ड देखो तो जरा, जैसे मान लो अगर ऐसा स्पीशीज दे दे,
यहां बताओ SN2 होगा क्या? यहां पर SN2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रिजहेड पर है और ब्रिजहेड पे प्लेनर नहीं हो सकता, तो SN2 में यहाँ प्लेनर होना पड़ेगा ना, नहीं होगा, ये लिखवाए थे। और SN1 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता ब्रिजहेड पर। दिख रही है ना बात? चलो और कुछ स्पीशीज देख लेते हैं, है ना। फोर्थ देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, बताओ यहाँ पर SN2 होगा क्या? विनाइल क्लोराइड हुआ है, यहाँ पर SN2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी बात की थी ना हम लोग, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, स्ट्रांग होता है। और SN1 भी नहीं होगा, क्योंकि SN1 के लिए आपको जब अगर क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाए तो विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला। और ये वाला कार्बोकेटाइन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, पढ़े हम लोग, ये भी नहीं होगा, है ना। दोनों मैकेनिज्म नहीं होंगे। चलो एराइल हैलाइड की बात कर ली जाए, मान लीजिए ऐसा ले लिया गया, तो यहाँ पर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, SN2 नहीं होगा और SN1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये भी पढ़े थे हम लोग, तो ऐसा कार्बोकेटाइन नहीं बनने वाला। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल है, जरा उसको एक बार समझ लिया जाए। इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड, नियोपेंटाइल हैलाइड, वहां पे भी किए थे SN2 में भी इसको बात। तो ऑल्दो ये प्राइमरी है, लेकिन इसमें एक ही ग्रुप इतना बड़ा है कि वो इस पर इतना ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा कि SN2 यहाँ पर नहीं हो पाता। बात किए थे हम लोग, तो यहाँ पर SN2 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि SN1 होगा क्या? तो SN1 के लिए यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी ही बनेगा, तो प्राइमरी अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो बहुत ज्यादा रेट SN1 का नहीं होता है। हाँ, बाद में शिफ्ट होकर भले टर्शरी हो जाए, है ना, लेकिन जो इनिशियली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है वही तो RDS होता है, और वो यहाँ पर प्राइमरी है, इस वजह से ये SN1 भी बहुत अच्छे रेट से नहीं देता है। SN1 भी बहुत अच्छे रेट से नहीं देता है ना, पुअर रेट, समझ गए बात, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्राइमरी है। ठीक है, लेकिन जैसे ये कुछ जगहों पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके साथ एक रिएजेंट दे दिया है और बताओ किस मैकेनिज्म से होगा, तो अगर यहाँ रिएक्शन होगा तो SN1 से ही होगा, क्योंकि सॉल्वोलिसिस का चांसेस यहाँ पे माना जा सकता है कि होगा, क्योंकि प्राइमरी बना फिर शिफ्ट होकर टर्शरी बन जाएगा। प्राइमरी जो बना उसका प्लस आई, यहाँ इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, तो वो उस प्राइमरी को रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल कर सकता है। इसलिए अगर यहाँ रिएक्शन दिया है कि होगा, तब हम लोग मैकेनिज्म कौन सा समझेंगे? SN1 ही समझेंगे। ठीक है, तो SN1 समटाइम्स ऐसा लिख दे रहे हैं हम लोग। SN1 समटाइम्स का मतलब कि अगर यहां पर रिएक्शन दिया है कि हो रहा है, तब आप कराएंगे किस मैकेनिज्म से? तब आप SN1 से कराएंगे, SN2 तो इसमें नहीं होता। समझ गए बात? दोनों बातें क्लियर हुई ना, क्यों नहीं होता दोनों, है ना, और क्यों SN1 पॉसिबल है? क्योंकि ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका प्लस आई उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकता है, और यहां पर इस तरह से मिथाइल शिफ्ट होने के बाद हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर पर हो सकता है कि ये SN1 मैकेनिज्म दे दे। समझ गए? तो देख लो, क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी बात कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा मैकेनिज्म देगा, कौन सा नहीं देगा। ठीक है, इसको जल्दी से सारा नोट करो, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं वो सारे समझ लिए जाए। हो गया? चल देखा जाए। अब देखो जरा, ऐसा मान लो ऐसा सबस्ट्रेट है, कैसा है भाई? सेकेंडरी है, तो इसमें SN2 भी होगा और इसमें SN1 भी होगा। और SN2 कब होगा? विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल हमने लिखवाया है, साइनाइड,
HS माइनस, I माइनस, Br माइनस, है ना, RS माइनस, OH माइनस एक्वस, ठीक है, RCOO माइनस, है ना, PHO माइनस एक्सेट्रा, है ना। मतलब अगर जो एग्जाम्पल आपको लिखवाया है, अगर वैसा न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है यहाँ पर तो SN2 होगा। और SN1 कब यहाँ पे पॉसिबल है? SN1 वही बात विथ सॉल्वोलिसिस और दूसरा लुईस एसिड के प्रेजेंस में। क्लियर हुआ ना? मतलब सेकेंडरी है और अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एरो पर है तो SN2, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सॉल्वोलिसिस है या लुईस एसिड है तो SN1। ठीक है, अब चलो और भी कुछ एग्जांपल देखें। ये हो गया 7th 8th देखा जाए। मान लो यार ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है, या चलो और सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो एलाइल हैलाइड, सीधा सीधा ये दिया है एलाइल हैलाइड, है ना। बताओ यहाँ SN1 SN2 में से कौन सा होगा? तो अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, है ना। ये देखो प्राइमरी ही है ना, और ये यहाँ से निकल जाएगा तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो SN1 तो हो ही सकता है। वेरी गुड, है ना। यहाँ पर ये बात तो है, ये नॉर्मल प्राइमरी की तरह नहीं है, ये एलाइल है कार्बोकेटायन, हाईली स्टेबल है, तो SN1 बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन का बनना RDS होता है SN1 में, तो SN1 तो हो सकता है। और यहाँ पर SN2 भी हो सकता है, तो कब कौन सा होगा? दोनों हो सकते हैं, तो फिर क्या देखना है? रिएजेंट देखना है। तो सेम चीज है ना, SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, और रीजन सेम है। आप लोग नीचे ये पूरा फिर से लिख लेंगे, समझ के बाद ना। तो अगर एलाइल है तो दोनों हो सकता है। सिमिलरली देखो, अगर मतलब PH CH2Br ले लिया गया तो यहाँ पर भी SN2 हो सकता है, SN1 हो सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी है और कार्बोकेटायन भी बन सकता है, हाईली स्टेबल, तो इस वजह से दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे फेवरेबल होंगे। और दोनों की जो कंडीशन है वो भी सेम होगी, कि अगर एलाइल बेंजाइल हैलाइड ले लिए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिए तो SN2, और अगर सॉल्वोलिसिस करा दिए तो SN1, या लुईस एसिड ले लिए तो SN1। समझ के बात ना। फिर देखो, अगर मान लो ऐसा दे दिया तो ये भी तो एलाइल है, तो यहाँ पर भी SN2, यहाँ पर भी SN1। बोलो, दोनों हो सकता है, क्योंकि हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो SN1 भी हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी है तो SN2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो SN2 कब होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ। और SN1 कब होगा? सॉल्वोलिसिस। एकदम क्लियर हो रही है बातें, है ना। चलो देखा जाए, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ ले लिया, PH C डबल बॉन्ड O CH2Br, बताओ भाई, वही बीटा कार्बोनिल में, तो यहाँ पर तो SN2 होता ही है, हम लोग पढ़े थे, बहुत ज्यादा रेट होगा, और यहाँ पर SN1 नहीं हो पाएगा, तो SN2 तो होगा ही यहाँ पर, है ना। क्यों होगा? क्योंकि ये तो 1 लाख टाइम ज्यादा रिएक्टिव होता है। और SN1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ इस तरह का कार्बोकेटायन बनाते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये कार्बोकेटायन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये रेजोनेंस में नहीं है। इनफैक्ट इस कार्बोनिल के -I से हाईली डिस्टेबलाइज्ड है, तो इस वजह से यहाँ पर SN1 नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट हर तरह का मॉलिक्यूल हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कैसा, है ना, जिस रेजोनेंस हो या ना हो, आपको क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाए। क्लियर करो, ये था अपना SN1 वर्सेस SN2। ठीक है, अभी हम लोग को इसमें एक और चीज कंपैरिजन पढ़ना है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। वो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे एक एक करके सारी बात समझा जाए। पहले इन दोनों में आप डिफरेंशिएट करना बढ़िया से समझ जाए, उसमें कोई एम्बिग्विटी न रह जाए, उतनी बातें परिपक्व हो जाए आपके दिमाग में, तब फिर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा जाए और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन समझा जाए, है ना। सब एक साथ अगर बात कर दिया जाएगा तो आप फिर पूरे ऑर्गेनिक भर आप इसी में कंफ्यूज रहोगे कि बेस कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, सबस्ट्रेट कौन है ना।
तो इसलिए अभी इसको छोड़ दिया गया है, थोड़ा सा एक कल पढ़ाएंगे इसको। चलो इतनी बात आई समझ में। अब SN1 का एक आध क्वेश्चन और कर ले, है ना। SN1 की अगर हम लोग बात करें तो SN1 में एक दो चीजें और बात होती है, उसको थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कंपेयर रेट ऑफ SN1, मान लीजिए कोई ऐसा सबस्ट्रेट है, ऐसा कोई सबस्ट्रेट है, मान लीजिए टर्शरी है और इसका रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, दिस इज रिएक्शन 1। दूसरे केस में इसका रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, वाटर अपने पास 80% है और दूसरा सॉल्वेंट हमने इथेनॉल ले लिया है, ये 20% है, दिस इज 2, रिएक्शन 2। और मान लीजिए तीसरा है H2O 50% है और ETOH भी 50% है, दिस इज रिएक्शन 3, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ H2 लिखा है, मतलब 100% वाटर। और आपको पूछा है कि इसका इससे रिएक्शन करा रहे हैं, इसका इससे रिएक्शन करा रहे हैं, इसका इससे करा रहे हैं, रेट ऑफ SN1 बताइए किसमें ज्यादा होगा। तो आप देखोगे कि ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये दोनों भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बस परसेंट इसका चेंज किया जा रहा है ना। तो और सबस्ट्रेट तीनों में सेम है, तो कार्बोकेटाइन सेम बनेगा, तो कैसे रेट बताएंगे, ठीक है। तो एक बात यहां समझो, SN1 is favored in polar protic solvent। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, जो कार्बोकेटाइन और एनाइन बनता था, है ना, RDS में SN1 के मैकेनिज्म में, देखो अगर ध्यान से, तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्वेट करता था, ठीक है। जितना अच्छा कार्बोकेटाइन और एनाइन का सॉल्वेशन, उतना RDS फास्ट, उतना फास्टर रेट, ठीक है। तो सॉल्वेशन, कौन सा सॉल्वेंट ज्यादा कर पाएगा, कौन सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्वेट कर पाएगा, जो ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर सवाल पोलैरिटी का है, मतलब ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ग्रेटर इज द सॉल्वेशन, ठीक है। एक पॉइंट जल्दी से लिखो यहां पर, है ना, यहां पर कॉन्सेप्ट करके लिख लो। इस क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जरा लिखा जाए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। लिखो, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ SN1, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ SN1, ठीक है। greater will be the rate of SN1। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in general dielectric constant, in general dielectric constant of solvent, dielectric constant of solvent is a rough indication of its polarity। In general, the dielectric constant of the solvent is a rough indication of its polarity, ठीक है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी सॉल्वेंट का, उतना ज्यादा उसका पोलैरिटी होता है। तो आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि मतलब आप समझे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा उतना ज्यादा सॉल्वेट करेगा, उतना ज्यादा रेट होगा, ठीक है। तो जैसे वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है 80, वाटर से ज्यादा किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे फिर नीचे चलेंगे हम लोग, तो ऐसे एक DMSO पढ़े हैं हम लोग, DMSO आता है, उसका 49 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और नीचे आएंगे बहुत सारे हैं, है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो सबका याद नहीं करना, मैं आपको बस ये यहाँ पे बता रहा हूँ
कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना ज्यादा उसका सॉल्वेशन इफेक्ट होता है। समझ के बाद, उतना ज्यादा वो पोलैरिटी है उतना ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होता है। तो वाटर का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और नीचे आएंगे जैसे मिथेनॉल आता है ना, मिथेनॉल का 33 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर इथेनॉल आता है, इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 24 होता है ना। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता जाएगा उसका सॉल्वेशन इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्योर 100% है तो सबसे ज्यादा रेट 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, क्योंकि इसमें वाटर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग SN1 के रेट को यहाँ पर अरेंज करना चाहते हैं तो हम लोग बोल देंगे कि 1 का सबसे ज्यादा, देन 2 और सबसे कम हो जाएगा 3 का। इधर से इधर SN1 का रेट बढ़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर DMSO में तो फिर इथेनॉल से ज्यादा रिएक्शन होगा SN1 का, अगर ये इथेनॉल की जगह DMSO लिख दे तो ज्यादा रेट हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि DMSO दोनों को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। DMSO का दूसरा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो SN1 को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि DMSO का तो पार्शियल पॉजिटिव हिंडर्ड रहता है, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ कैटाइन के लिए, ये तो एनायन को कर ही नहीं पाता। तो ऐसा नहीं है कि ये रख दोगे तो SN1 तेजी से हो जाएगा, नहीं होगा, SN1 कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों को सॉल्वेट नहीं कर पाता, सिर्फ कार्बोकेटाइन को करता है, एनायन को नहीं करता। ये सिर्फ एक लिखा है ऑर्डर, ऐसा नहीं है ना, कि केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर प्रोटिक के ही होते हैं, एप्रोटिक का भी होता है, लेकिन एप्रोटिक में SN1 इन जनरल ही फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि वो दोनों को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। समझ के बाद ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे समझते हैं। क्लियर बात इतनी? चलिए अब एक चीज इसमें और देख के खत्म की जाए, इसको जल्दी से नोट कर लो। SN1 का ही एक और तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कंपेयर लिखो, कंपेयर परसेंट ऑफ रेसिमाइजेशन इन SN1, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, कंपेयर परसेंट ऑफ रेसिमाइजेशन इन SN1। ये A है, ये B है। सवाल समझिए, SN1 मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन परसेंट इन्वर्टेड थोड़ा ज्यादा बनता है रिटेंशन से। तो आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि परसेंट रेसिमाइजेशन SN1 में इन दोनों में किस में ज्यादा होगा, मतलब किस में जो इन्वर्टेड और जो रिटेंशन प्रोडक्ट है उनका परसेंट ज्यादा एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब ज्यादा क्लोज होगा, मतलब कंप्लीट रेसिमाइजेशन होगा, मतलब 50-50% दोनों बनेंगे, है ना। इसमें ज्यादा रेसिमाइजेशन का परसेंट किसमें होगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा होगा किसमें, इस वाले में, ठीक है। इधर परसेंट रेसिमाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। किस बात पर डिपेंड करता है भाई, देखो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये बेंजीन के साथ यहाँ प्लस पे लाएगा तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा इस कार्बोकेटाइन से, है ना। तो देखो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना जल्दी वो सॉल्वेट होने का भी चांसेस होगा। क्योंकि देखिए हम लोग याद कीजिए कि जो इन्वर्टेड ज्यादा क्यों होता था रिटेंशन प्रोडक्ट से, अगर ये याद करें आप लोग, तो उसमें इंटीमेट आयन पर इफेक्ट होता था। नहीं, कार्बोकेटाइन बना इनिशियल फर्स्ट स्टेज में बन जाता था, लेकिन पास पास रहते थे, फिर उसके बाद दूर जाते थे, फिर और दूर जाते थे, फिर और दूर जाते थे, ऐसा होता था। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, वो उतना जल्दी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को छोड़ देगा। क्योंकि बात समझिए, हम लोग बात किए ना कि भाई एक RX से, ऐसे समझो कि RX से अगर ये R प्लस बन रहा है ना, और Br माइनस बन रहा है, अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल है उतना तेजी से बनेगा। बात समझ में आ रही है? वही बात वहां पर भी हो रही है कि अगर ये कम स्टेबल है तो इसका यहां पर पहुंचना थोड़ा स्लो होगा, मतलब
Br माइनस R से निकल कर, है ना, जो दोनों होंगे तो R प्लस और Br माइनस होंगे, वो पास पास ही होंगे, एक दूसरे को अभी भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जो ये बना है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बना है, ये चाहता है कि नहीं वापस आ जाओ, ये हम बहुत स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत स्टेबल है तब तो वो तुरंत Br माइनस को अलग कर देगा कि नहीं भाई हम बहुत स्टेबल हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। क्लियर बात। तो जितना इसकी स्टेबिलिटी होगी उतना वो जो स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, उनको बाहर जाना, जैसे R प्लस और Br माइनस बना, वो तुरंत 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 दूर होके ये प्रोसेस तेज हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और जितना कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा ये प्रोसेस उतना मुश्किल होगा, क्योंकि वो दोनों अभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ गए। तो यही लॉजिक है, यहाँ पर जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा परसेंट रेसमाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए ये बात की। तो परसेंट रेसमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकेटाइन, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक, चलो।